नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है IMRE, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दोस्तों जैसे कि आपने पिछले वीडियो में इसका लेक्चर नंबर 1 को देख लिया है, अब हम लोग उसी सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा IMRE सब्जेक्ट का कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके BT UP एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने 6 सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी नहीं किया है, नहीं पढ़ पाया है, तो दोस्तों मेरा ये सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपका IMRE में रह गया उस क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, SF6 परिपथ वियोजक की संरचना तथा कार्यविधि को समझाइए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग SF6 का फुल फॉर्म जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। दोस्तों इसमें SF6 सर्किट ब्रेकर इस प्रकार के परिपथ वियोजक में आर्क को बुझाने के लिए माध्यम के रूप में SF6 गैस का प्रयोग किया जाता है। SF6 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन को आवेशित करने की बेजोड़ शक्ति होती है। परिपथ वियोजक में संपर्क उच्च दाब के SF6 गैस के अंदर खुलते हैं। जैसे ही दोनों संपर्क एक दूसरे से अलग होते हैं, आर्क उत्पन्न होने लगता है। आर्क में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन SF6 गैस के द्वारा तेजी से आवेशित कर लिया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवेशित हो जाने के कारण उच्च प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे आर्क बुझ जाती है। SF6 परिपथ वियोजक का प्रयोग उच्च वोल्टता वाले स्थान पर किया जाता है। अब हम लोग इसकी संरचना यानी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना होता है, इसमें आपको लिखना है SF6 परिपथ वियोजक में चल तथा अचल संपर्क एक चेंबर में होते हैं, जिसे इंटरप्शन चेंबर कहते हैं। इस चेंबर में SF6 गैस भारी मात्रा में होती है। यह चेंबर SF6 गैस के रिजर्वायर से जुड़ा होता है। जब संपर्क एक दूसरे से अलग होते हैं तो गैस रिजर्वायर से SF6 गैस हाई प्रेशर पर निकलती है और आर्क के ऊपर प्रहार करती है। इस परिपथ वियोजक का अचल संपर्क खोखले बेलनाकार धारा चालकता का संपर्क होता है। अब हम लोग इसमें कार्यविधि को लिखेंगे। कार्यविधि में आपको क्या लिखना होता है, इसमें आपको लिखना है परिपथ वियोजक के बंद अवस्था में गैस का दाब 2.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, तब परिपथ वियोजक का चल संपर्क स्थिर संपर्क से अलग होता है। तो दोनों संपर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न होता है। चल संपर्क की गति अवस्था में आने पर वाल्व खुल जाता है। वाल्व के खुलते ही SF6 गैस उच्च दाब यानी लगभग 14 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर गैस रिजर्वायर से आर्क इंटरप्शन चैम्बर में आता है। उच्च दाब पर SF6 गैस बहुत ही तेजी से मुक्त इलेक्ट्रॉन को आवेशित कर लेता है। अब हम लोग SF6 के लाभ यानी एडवांटेज को देखेंगे। SF6 परिपथ वियोजकों का अन्य परिपथ वियोजकों की अपेक्षा निम्न एडवांटेज होते हैं, जिसमें पहला है आर्क को बुझाने के अच्छे गुण होने के कारण SF6 परिपथ वियोजक अत्यधिक महंगे पड़ते हैं, और दूसरा है SF6 गैस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक होती है, जिसके कारण ये परिपथ वियोजक उच्च धाराओं को भी वाष्प कर लेता है। इसके बाद हम लोग इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, जिसमें पहला है SF6 गैस का मूल्य अधिक होने के कारण SF6 परिपथ वियोजक अत्यधिक महंगे पड़ते हैं, और दूसरा है प्रत्येक प्रचलन के पश्चात SF6 की शुद्धिकरण के लिए एक अतिरिक्त इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा इसमें है वो है 3 फेज की मोटर में होने वाले अर्थ फॉल्ट को समझाइए। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको अर्थ फॉल्ट का फिगर बनाना है। फिगर आपको कुछ इस तरह से ड्रा करना है। बिल्कुल इजी तरीके से फिगर मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले फिगर बनाइए, क्योंकि दोस्तों फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फिगर को सही बनाते हैं, उसके बाद उसमें डिफिनीशन अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर काफ़ी बेहतर मिल जाएगा दोस्तों, इसलिए आप फिगर पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको अर्थ फॉल्ट का फिगर बनाना है। फिगर मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूं। आप कुछ इस तरह से फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है कि भूदोष का अर्थ है कि स्टेटर कुंडलन का कोई तार मोटर के लौ भाग के संपर्क में है। इस दोष को ज्ञात करने के लिए टेस्ट लैंप का एक तार मोटर के लौ भाग से तथा दूसरा तार स्टेटर के कुंडलन से जोड़ने पर, यदि टेस्ट लैंप जलता है तो स्टेटर कुंडलन से जोड़ने पर, यदि मोटर भू संपर्कित है तो अन्य परीक्षण करने से पहले भू दोष की जांच करके उसे दूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इतना आपको अर्थ फॉल्ट में लिखना है, बस आपको फिगर सही बनाना है। अगर आप फिगर सही बना देते हैं तो आप 70% नंबर ऐसे ही गेन कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है चित्र की सहायता से संचरण लाइन में जंपर टी ऑफ बिंदु को समझाइए। दोस्तों इसमें आपको जंपर्स के बारे में पूछ रहा है कि जंपर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। दोस्तों इसमें भी आपका फिगर है, फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी है। तो दोस्तों आप जंपर का फिगर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरह से इसका फिगर बनाने की कोशिश की हूँ, बिल्कुल ईजी वे में आप इस तरह से फिगर बनाइए। उसके बाद आपको इसमें लिखना है संचरण लाइनों में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक टर्मिनल पोल लगाया जाता है ताकि झोल बने एक छोटी लंबाई के चालक तार के द्वारा
टर्मिनल पोल के चालक तार को आपस में जोड़ा जाता है जिसे जंपर्स कहते हैं। एक जंपर उसी पदार्थ का तथा उसी धारा की क्षमता का बना होता है जितना लाइन चालक बना होता है। जंपर को लाइन चालक के साथ क्लैंप के द्वारा जोड़ा जाता है। उच्च क्षमता की संचरण लाइन के साथ जंपर को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि अधिकतम विक्षेपण अवस्था में जंपर तथा लोहे के हिस्से के साथ कम से कम 0.3 मीटर गैप हो। इसके बाद आपको इसमें हेडिंग डालना है टी ऑफ पॉइंट। इसमें आपको लिखना है टी ऑफ पॉइंट एक लाइन बनाती है जिसे पोल से लिया जाता है, न कि झोल के बीच से। किसी कंपनी की सप्लाई देने के लिए उपलब्ध लाइन से जोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फेज अनुक्रम फेजों के बीच दूरी तथा फेज व भू के बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए। अलग अलग धातु के तारों को सीधे नहीं जोड़ा जा सकता है। टाइप्स ऑफ टी ऑफ यानी कि टी ऑफ के प्रकार हम लोग देखेंगे टी ऑफ कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों टी ऑफ सिंपली आपका 4 प्रकार का होता है। आप बस 4 प्रकार का नाम लिख देंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। इसमें 4 प्रकार हमारा कौन कौन सा है आइए देखते हैं। जिसमें सबसे पहला है सिंगल पोल टी ऑफ, दूसरा है एच पोल टी ऑफ, तीसरा है ए पोल टी ऑफ और चौथा है पैरेलल ग्रोव क्लैंप। तो ये 4 प्रकार के टी ऑफ होते हैं। तो आपको इतना चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सुरक्षा कोड क्या है, यानी सेफ्टी कोड्स क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सेफ्टी कोड्स हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको उसमें लिखना है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सभी उद्योग अपने अपने सुरक्षा कोड निर्धारित करते हैं ताकि इंडस्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा हो सके तथा कोई दुर्घटना न घटित हो। वो सामान्य कोड निम्न प्रकार हैं, जिसमें पहला है चालू हालात में परिपथ से दूर रहना चाहिए। दूसरा है किसी भी उपयंत्र की मरम्मत करने से पहले उसे सफाई से कट कर लेना चाहिए। और तीसरा है विद्युत उपयंत्रों पर कार्य करते समय लोहे की घड़ी या अन्य लोहे की वस्तु को नहीं पहननी चाहिए। चौथा है कार्य करते समय एक ही हाथ का प्रयोग करना चाहिए। जो आपका बिजली का कार्य अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही हाथ का प्रयोग करना चाहिए, दोनों हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे आपको झटका लगने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आपको यही सब चीज़ें लिखना होता है सेफ्टी कोड में। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। तो आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है गार्ड तार को चित्र सही समझाइए। दोस्तों गार्ड तार में आपका फिगर इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसमें आपका 2 फिगर बुक में दिया था, लेकिन मैंने दोस्तों इजी वाला फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं जो फिगर इजी था उसको मैंने बना दिया हूँ। आप अगर इस फिगर को भी बना देंगे और इसके बारे में अगर लिख देंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों गार्ड तार में सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। फिगर आपको कुछ इस तरह से बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने फिगर को बिल्कुल ईजी तरीके से बनाया हूँ। इसको हम लोग पिछड़ा गार्ड भी बोलते हैं। इसके बाद आपको इसमें लिखना है गार्ड तार के द्वारा लाइन संस्थापन तथा संचार कम्युनिकेशन परिपथ को सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसी भी लाइन के तार के टूटने पर गार्ड तार उसे जमीन पर गिरने से पहले भू से जोड़ देता है। उसके बाद हमारा है गार्ड तार की आवश्यकता। हम लोग देखेंगे कि गार्ड तार की कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसकी आवश्यकता रोड क्रॉसिंग में होती है, रेलवे क्रॉसिंग में होती है, नदी में होती है, कैनाल में होती है, टेलीफोन लाइन में होती है। दोस्तों एक चीज़ और आपको जो जानना चाहिए वो है 11 kV लाइन में अगर कंडक्टर क्षैतिज रूप से लगा हुआ है तो कैंडल गार्ड का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है गार्ड के लाभ। इसको अब हम लोग देखेंगे कि गार्ड के कहाँ कहाँ पे लाभ होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य की रक्षा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जानवरों की रक्षा करने के लिए निम्न तनाव वाली लाइनों को अधिक वोल्टता लाइन से बचाती है। टेलीफोन उपयंत्रों को अधिक वोल्टता लाइन से बचाती है। तो इस जगह पर इसका लाभ होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विद्युत अनुरक्षण एवं मरम्मत में प्रयुक्त औजार एवं उपयंत्रों को समझाइए। दोस्तों वैसे तो इसमें अलग अलग प्रकार के औजार होते हैं, जैसे पिलास, छन्नी, हथौड़ी, ये सारी चीज़ें, लेकिन दोस्तों इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग नामों से औजारों को जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले है हस्त औजार। तो आइए देखते हैं कि हस्त औजार में कौन कौन से हमारे उपयंत्र आएंगे। दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार के पेचकस, रिंच, स्पैनर, पाइप रिंच, समंजन, युग स्पैनर इत्यादि इसमें औजार आएंगे आपके हस्त औजार में। उसके बाद हमारा है अनुरक्षण उपकरण। इसमें आपके कौन कौन से में आपके बियरिंग पुलर, ब्लो लैंप, माइक्रोमीटर, वायर गेज, सोल्डर आयरन, वायु संपीडक, फुहार गन, कुंडली बनाने की मशीन, तेल शोधन यंत्र, वार्निश यंत्र, सुखाने के उपकरण, रोटर को स्टेटर से निकालने का यंत्र, ये सारी चीजें आपके अनुरक्षण उपकरण में आएंगे। उसके बाद हमारा एक और है संतुलन उपकरण। इसमें आपके कौन कौन से औजार आएंगे। इसमें आपको मशीनों के स्थैतिक संतुलन तथा गति संतुलन हेतु विभिन्न उपकरण जैसे छूट धारों की नोक, लेंथ की नोकीली फ्लैंप इत्यादि इसमें औजार आपके आएंगे संतुलन उपकरण में। तो दोस्तों अगर आप इतना क्वेश्चन IMRE यानी इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में तैयार कर लेते हैं तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।